अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, इस तरह की प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाएं ताकि आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेशे खिदमत है पुजारी एपिसोड नंबर 24। यहाँ एक डाइन बंद की गई है जिसने एक बंदे का खून कर दिया है। डाइन, हाँ, आदमखोर डाइन। बंदा खा गई पूरा। शक्ल देखो तो हसीन और जवान है, लेकिन फितरी आदमखोर है। अंदर बंद कर रखी है हमने। क्या इसी हट में उसने किसी को खाया है? नहीं, लाश तो उधर पड़ी है। यहाँ तो वो खून में डूबी हुई मिली। हे भगवान, प्रेम, मेरा दिल घबरा रहा है, ज़रा चल कर देख उधर, अमृता देवी ने कहा और प्रेम देव ने गाड़ी फौरन आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर के बाद वो पुलिस वालों के बिल्कुल करीब पहुंच गया। वहां ज़्यादा रश नहीं था। इक्का दुक्का अफराद के अलावा बाकी पुलिस वाले थे। उन्होंने एक लाश को घेर रखा था। लाश का पूरा बदन जगह जगह से उधड़ा हुआ था। कुर्बो जवार में खून बिखरा हुआ था। गर्दन टेढ़ी थी, लेकिन चेहरा सामने ही था। प्रेम देव कार से उतरा, लाश देखी और पिताजी कहकर उसकी तरफ लपका तो पुलिस वाले भी चौंक पड़े। वैसे तो शायद वो प्रेम देव को पकड़ लेते, लेकिन पिताजी के लफ्ज़ पर वो हैरान हुए थे। प्रेम लाश के पास पहुंचा और उसने लाश की ये बिगड़ी हुई कैफियत देखी तो उसका दिल भी बुरी तरह दुख कर रह गया। अजय जो कुछ भी थे, बहरहाल उसके पिता तो थे। पुलिस अफीसर उसे घूर रहे थे। जब वह सीधा हुआ तो एक पुलिस अफसर ने उसका बाजू पकड़कर उसे पीछे करते हुए कहा, अभी आपने इस लाश को पिताजी कहकर पुकारा था। प्रेम देव की आंखों से आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। अमृता देवी बेचारी हक्की बक्की बैठी हुई थी और उन्होंने अभी लाश का चेहरा नहीं देखा था, ना उन्हें प्रेम देव नजर आया था। वो पुलिस वालों के दरमियान खड़ा था। ये मेरे पिता हैं, प्रेम देव ने लाश की तरफ इशारा करके कहा। ओहो, आइए ज़रा पीछे आ जाइए। बराह करम पीछे कार में कौन है? मेरी माता जी हैं। आप लोग इधर कैसे आए? पिताजी को ढूंढते हुए। क्या नाम है आपके पिताजी का? अजय जी। क्या करते थे वो? बिजनेसमैन थे। आपको यकीन है कि लाश आपके पिताजी की है? हाँ, मैं उनका चेहरा देख चुका हूँ। आपको मालूम है कि उस लाश के साथ क्या सलूक हुआ? आप मुझसे फजूल बातें ना करें। ये बताइए अब कि पिताजी की लाश का क्या कर रहे हैं आप? प्रेम देव ने कहा। देखिए, क्या नाम है आपका? प्रेम देव। हमारी किसी बात का बुरा ना मानिए, हम तो आपसे सिर्फ तफ्तीश कर रहे हैं। असल में अगर आपको ये बात नहीं मालूम कि उन साहब का ये हाल कैसे हुआ तो हमें बताएं। वो जो सामने वाले हट है ना, जिसके गिर्द पुलिस वाले खड़े हैं, उसमें एक औरत मिली है, नौजवान लड़की है। पूरे जिस्म पर खून के धब्बे पड़े हुए हैं, चेहरा भी खून में डूबा हुआ है। आराम से सो रही थी वहाँ। बस खून के कुछ धब्बों ने हमारी हट तक रहनुमाई की, जो गालबन उस औरत के लिबास से टपकते हुए वहाँ पहुँचे थे, वरना हमें पता भी ना चलता कि उस हट में कोई औरत है या कोई ऐसी शख्सियत जिसका उस कत्ल से ताल्लुक़ है। वो हट मेरे पिताजी का है और वो औरत, मैंने उसे नहीं देखा। आप बराह करम हमारे साथ आएँ और उन खातून को, मेरा मतलब है कि अपनी माता जी को समझाइए, यहाँ बैठे रहना मुनासिब नहीं, बल्कि ऐसा करें, कार को ले जाकर हट के पास खड़ा कर दें। ऐसा ही करता हूँ। प्रेम देव वापस कार में आया तो अमृता देवी ने फटी फटी आंखों से उसे देखा और प्रेम देव की आंखों में आंसू देखकर अमृता देवी ने खुद ही मुंह ढक लिया था। फिर लड़ती हुई आवाज़ में बोली, तो क्या वो? प्रेम देव ने कोई जवाब नहीं दिया। कार हट के सामने खड़ी करके वो पुलिस ऑफिसर के साथ फ्लैट में दाखिल हो गया। अंदर 3 हटे कटे पुलिस ऑफिसर मौजूद थे और उनके साथ ही 2 लेडी पुलिस ऑफिसर भी थी और दरमियान में सुनीता बैठी हुई थी। सुनीता की आंखों में ज़िंदगी का हुस्न टपक रहा था। चेहरा बड़ा ही जानदार लग रहा था। होंठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। एक अजीब सा हाल था।
वो पुलिस वालों से बिल्कुल खौफजदा नहीं थी, लेकिन उसके लिबास पर खून के बड़े बड़े धब्बे मौजूद थे। चेहरा भी अभी तक धोया नहीं गया था। गालों पर खून के धब्बे बड़े हसीन लग रहे थे। बालों में भी खून लगा हुआ था। दांतों पर भी खून जमा हुआ था। वो खामोश बैठी हुई थी। प्रेमदेव को देखकर वो मुस्कुराकर बोली, चलो आपने मुझे ज़रूर पहचान लिया होगा मिस्टर प्रेमदेव। प्रेमदेव ने कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस ऑफिसर ने प्रेमदेव को देखते हुए कहा, क्या तुम इस लड़की को पहचानते हो? हाँ, प्रेमदेव फटी फटी आवाज़ में बोला। कौन है ये? सुनीता देवी है इसका नाम। प्रेमदेव के लहजे में खुद ब खुद नफरत बेदार हो गई थी। बहरहाल सुनीता को उसके बाप का कातिल साबित किया जा रहा था। पुलिस ऑफिसर ने पूछा, कैसे जानते हो इसे? पता नहीं, पिताजी को कहाँ से मिली थी। पिताजी उसे अपने फ्लैट में ले आए थे। मैं पिताजी से मिलने उनके फ्लैट पर गया था और वहाँ मुझे नज़र आ गई। मैंने उसे समझाया बुझाया कि जिस तरह मुमकिन हो यहाँ से निकल जाए। मेरे प्रेम ये कहकर खामोश हो गया। आपका ख्याल क्या है? क्या ये लड़की वाकई आपके पिताजी की कातिल हो सकती है? कैसी बातें कर रहे हैं आप पुलिस ऑफिसर साहब? मुझे अब पता चला है कि मेरे पिताजी मर चुके हैं। इस लड़की के चेहरे पर खून के धब्बे, इसका खून आलूद लिबास, लिबार्ट्री से ये बात साबित हो जाएगी कि यह खून जो इसके जिस्म पर लगा हुआ है तुम्हारे पिताजी का है या नहीं। हमने इसे गिरफ्तार कर लिया है। तुम इस सिलसिले में कुछ कहना चाहते हो? नहीं, प्रेमदेव ने जवाब दिया। ओके, तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। लाश भी उठाई जा रही है। पहले उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा और उसके बाद लाश तुम्हारे हवाले कर दी जाएगी। माताजी की हालत देख रहे हैं आप। मैं माताजी को घर छोड़कर पुलिस स्टेशन आऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक पुलिस वाला तुम्हारे साथ चला जाएगा, ऑफिसर ने कहा। प्रेमदेव का जहन हवाओं में उड़ रहा था, लेकिन बहरहाल किसी न किसी तरह वो गाड़ी ट्रैवल करता हुआ अपने घर पहुंचा। अमृता देवी की समझ में कोई बात नहीं आई। बहरहाल प्रेमदेव ने कहा, माताजी, पिताजी कत्ल हो गए हैं। आप दूसरे लोगों को इतला कर दीजिए, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूं। अमृता देवी की हौलनाक चीख बुलंद हुई और वो सीना पीटने लगी, लेकिन प्रेमदेव कार में बैठकर चल पड़ा। पुलिस वाला अब भी उसके साथ ही था और वो थोड़ी देर के बाद पुलिस हेड क्वार्टर पहुंच गए। सारी कार्रवाइयां हो रही थी और सुनीता को बंद कर दिया गया और सुनीता लॉकअप में बिल्कुल मुतमिन नजर आ रही थी। प्रेमदेव पुलिस ऑफिसर के कमरे में पहुंच गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया और तमाम कागजी कार्रवाई हो रही थी। पुलिस ऑफिसर का रवैया प्रेमदेव के साथ खासा हमदर्दाना और नरम हो गया था और उसने प्रेमदेव से सुनीता के बारे में सवालात किए और फिर बहुत सी बातें पूछता रहा। छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं था। प्रेमदेव ने पुलिस ऑफिसर को बताया कि उसके पिताजी एक अयाश तबा इंसान थे। लड़कियों से उनके ताल्लुकात रहा करते थे और उस लड़की के बारे में वो कुछ नहीं कह सकता कि वो किस किस्म की है, लेकिन बहरहाल उसकी मुलाकात उससे अजय जी के फ्लैट पर हुई थी, जो उन्होंने प्राइवेट तौर पर रखा हुआ था। इन तमाम रस्मी कार्रवाइयों के बाद आखिरकार अजय की लाश प्रेमदेव को मिल गई। घर पहुंचा तो पूरी कोठी में कोहराम मच गया। सारे रिश्ते नातेदार जमा हो गए थे, पछाड़े खा रहे थे। अजय के क्रियाक्रम का बंदोबस्त होने लगा। जितने मुंह उतनी बातें, लेकिन लोग ज़्यादातर एक ही जुमला कह रहे थे, जैसी करनी वैसी भरनी। ताज़ा खून पीने के बाद सुनीता आमतौर पर नशा तारी हो रहता था और इस बार भी उसके साथ यही हुआ था। जागी तो कुछ अजीबोगरीब सा माहौल उसके इर्द गिर्द फैला हुआ था। बहरहाल वो मौजूदा माहौल से इस कदर नावाकिफ भी नहीं रही थी कि पुलिस को पहचान ना सकती। पुलिस वाले उसके गिर्द खड़े हुए थे और उससे सवालात कर रहे थे। ये सवालात काफ़ी देर तक उसकी समझ में ही नहीं आई। उसके होशो हवास दुरुस्त हुए तो उसे याद आया कि पिछली रात उसने और संधारनी ने अजय जी का काम तमाम कर दिया और उसने जल्दी से अपने इर्द गिर्द संधारनी को तलाश किया। पुलिस के एक अफीसर ने उससे सवाल किया, कौन हो तुम? मेरा नाम सुनीता है। यहाँ क्या कर रही हो? पता नहीं, मेरा दिमाग मेरा साथ नहीं दे रहा। एक दूसरे साथी ने मुदाखलत की और कहा, अपने दिमाग को समझाओ लड़की और अपने बारे में सारी तफसील बताओ। मेरा नाम सुनीता है। ठीक, और
एक गांव की रहने वाली हूँ। माता पिता मर गए हैं। गांव वाले जीना मुश्किल किए हुए थे, इसलिए वहां से निकल आई और बहुत दूर तक पैदल चलती रही। फिर रेल में बैठी सफ़र कर रही थी कि अजय देवदी जी मिल गए। वो बहुत अच्छे आदमी थे और उन्होंने मेरे साथ हमदर्दी का सलूक किया और कहा कि वह मेरी हर तरह से मदद करेंगे। और फिर उन्होंने एक छोटा सा घर मुझे रहने के लिए दे दिया और मैं वहाँ रहने लगी। अजय जी अक्सर मुझे घुमाने फिराने ले जाते। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। आप उनसे पूछ लें मेरे बारे में। मैंने उन्हें कभी परेशान नहीं किया, बस उन्हीं के साथ घूमने आई थी और ना जाने क्या हो गया, बेहोश सी हो गई थी मैं, और अब होश में आया तो आपके सामने हूँ। सुनीता बेशक मासूम थी। जिंदगी में बहुत से ऐसे मरहले आए थे जब उसे उलझनों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब वो दुनिया की तमाम हकीकतों से वाकिफ हो गई थी। चुनाचा उसने बड़ी खूबसूरती से अपने आप को बचाते हुए ये दास्तान बनाई थी। ये तो उसे याद आ गया था कि अजय जी को वो और संधारनी चट कर चुकी हैं और जाहिर है कि पुलिस का मामला है। उसे लाश मिल गई है और अगर होशियारी से काम ना लिया गया तो मुसीबत आ जाएगी। संधारनी तो गायब हो गई थी। हालांकि उसे संधारनी पर पूरा इत्मीनान था, लेकिन बुरे वक्त में अच्छे अच्छे छोड़ जाते हैं। ये ख्याल उसके जहन में था कि संधारनी कहाँ गायब हो गई है और अब उसे अपनी बचत खुद करनी है। पुलिस अफीसर ने एक कागज़ देखते हुए दूसरे अफीसर से कहा, प्रेमदेव ने क्या बताया है? लड़की जो कुछ कह रही है वही सच है। दूसरे अफीसर ने कहा, लड़की तुम प्रेमदेव को जानती हो? हाँ, अजय देव का बेटा है। अजय ने जो घर मुझे दिया था वहाँ एक बार मेरे पास आया था और मुझसे कहने लगा कि अजय जी अच्छे आदमी नहीं हैं, अपनी इज्जत बचा सकती हो तो बचाऊं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। अजय जी ने आज तक मुझे कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई और उनका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। याद करके बताओ पिछली रात क्या हुआ था? पिछली रात? हाँ, अजय जी झील के किनारे खुद कपड़ा बिछाकर बैठे हुए थे। मौसम बहुत अच्छा था। मेरी आंख लग गई और मैं गहरी नींद सो गई। बस उसके बाद मैं यहाँ जागी हूँ। कोई चीज़ पी थी तुम लोगों ने? अजय जी ने मुझे एक गिलास में कोई चीज़ दी थी, शरबत सा था, मगर मज़े का अच्छा नहीं था। अफीसर, इसका मेडिकल भी कराना होगा। सर, क्या हुक्म है आपका? क्या इसे मुतलका थाने के सुपुर्द कर दिया जाए? इंस्पेक्टर चरणदास बाहर मौजूद है। हाँ, कार्रवाई मुनासिब तरीके से होनी चाहिए। इंस्पेक्टर चरणदास को उसका चार्ज दे दो। वो उसे अपने इलाके के थाने में ले जाएगा और वहाँ उसकी तस्दीक करके उसकी रिपोर्ट हमें देगा, क्योंकि बहरहाल उसके अपने इलाके की बात है। अलबत्ता राब्ता ज़रूर रखेंगे। ठीक है सर, पुलिस अफीसर ने कहा। थोड़ी देर के बाद एक लंबे चौड़े बदन का खतरनाक सी शक्ल वाला अफीसर आ गया और उसके साथ 2 लेडी कांस्टेबल भी थीं। उसने कहा कि उसे हथकड़ियाँ लगाओ और ले जाकर गाड़ी में बैठाओ। पुलिस वालों ने अपने अफीसर के कहने के मुताबिक अमल किया था। आला अफसरान ने इंस्पेक्टर चरणदास को सारी तफसील बता दी। इंस्पेक्टर चरणदास ने कागजात वगैरह अपने कब्जे में लिए और फिर सुनीता को लेकर चल पड़ा। सुनीता दिल ही दिल में परेशान थी और ख़ुसूसन इस बात पर उसे शदीद हैरत हो रही थी कि संधारनी किस तरह गायब हो गई। वो तो उसकी बेहतरीन दोस्त थी। इस तरह छोड़कर चले जाना ताज्जुब की बात थी और उसे संधारनी पर मुकम्मल एतमाद था, लेकिन बस पता नहीं क्या हालात थे। अलबत्ता इस बात पर उसे पूरा एतमाद था कि उसने पुलिस अफसरान को जो बयान दिया है वो पूरी तरह मुनासिब है और उसके ऊपर कोई ख़ास केस नहीं बनाया जा सकता। बस खून का मामला है। ये लोग उसका मेडिकल करवाने के बारे में कह रहे थे। पता नहीं मेडिकल क्या होता है। बहरहाल वो लोग उसे लेकर थाने में आ गए और थोड़ी देर के बाद उसे जनाना लाकअप में पहुंचा दिया गया, जहां वो एक छोटे से कमरे में तनहा थी। सुनीता मिली जुली कफियत का शिकार थी। हालांकि वक़्त ने उसे बहुत से तजर्बे दिए थे, लेकिन फिर भी अभी बहुत सी बातें ऐसी थी जिनके बारे में उसे मालूम नहीं था। हवालात की कोठरी में वो ज़मीन पर सो गई। हालांकि वो राजमहल में ऐश कर चुकी थी, लेकिन ये उसकी फितरत का हिस्सा था कि किसी बात से मुतासर नहीं होती थी। वक़्त और माहौल जैसे भी हालात पैदा कर दें, उसे गुजारना आता था। हवालात की कोठरी में लेटना कोई ऐसी अहम बात नहीं थी। सबसे अहम बात यह थी कि वह सोच रही थी कि संधारनी कहाँ गई। उसका कोई नामो निशान नहीं मिल रहा था और उस वक़्त से लेकर अब तक उसका कोई पता नहीं था।
जब रात को उन लोगों ने अजय जी से हिसाब किताब किया था, रात आधी के करीब गुजरी थी कि हवालात के संतरी ने उसे आवाज़ें दी। वो तकरीबन नींद में ही थी, लेकिन जागना पड़ा। उसे हवालात से निकालकर एक बड़े कमरे में पहुंचा दिया गया, जहां बहुत से आला अफसरान बैठे हुए थे और उन लोगों के चेहरे इतने खौफनाक थे कि उन्हें देखकर खौफ महसूस होता। सुनीता भी डरे बगैर न रह सकी। उन्होंने उसे दरमियान की एक मेज पर बिठा दिया और इस तरह उसे घेर कर बैठ गए जैसे उसका तमाशा देखना चाहते हों। कुछ लम्हे तक बड़ी खामोशी रही और उसके बाद उनमें से एक आला अफसर ने पूछा, क्या नाम है तेरा? सुनीता। कौन सी बस्ती की रहने वाली हो? फरेबगढ़ी। क्या? हाँ, ये कहाँ है? जहाँ भी हो ये मालूम करना तुम्हारा काम है, सुनीता ने किसी कदर खुश्क लहजे में कहा। अच्छा, आ गई ना रास्ते पर भाइयों। तुम लोगों को फरेबगढ़ी के बारे में कुछ मालूम है? पता नहीं ये फरेबी औरत क्या कह रही है और हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम, एक दूसरे ऑफिसर ने कहा। चलो ठीक है, अब इसकी मेडिकल रिपोर्ट कब हो रही है? कल ये बात मालूम करनी पड़ेगी ये आदमखोर है या नहीं। लड़की, क्या तू खुद हमें ये बताना पसंद करेगी? कौन सी बात? यही कि तू आदमखोर है। आदमखोर क्या होता है? तेरे चेहरे और जिस्म पर खून के धब्बे कैसे थे? मैं कुछ नहीं जानती। तुझे ये बात मालूम है कि अजय देव जी को हलाक कर दिया गया? मुझे नहीं मालूम। ये नहीं मालूम तुझे कि उसके जिस्म का सारा गोश्त नोच लिया गया है और किसी ने उसका खून भी पी लिया है? क्या बकवास कर रहे हो? मुझे नहीं मालूम। ए लड़की, तमीज़ से बात करो वरना डंडे मार मार कर तेरे जिस्म की खाल उतार ली जाएगी। और अपनी खूबसूरती पर नाज मत करना, यहाँ कोई तेरे हुस्न का परस्तार नहीं है। मैं नहीं जानती कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों लाकर रखा है, ये मालूम करने के लिए कि तेरे और कितने साथी हैं और अजय जी से तू क्या चाहती है। तुम्हारा दिमाग ख़राब है। मैं एक बेसहारा और मजलूम लड़की हूँ। ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम वाकई मेरी खाल उतरवा सकते हो, लेकिन मैं क्या करूँ? ज़िंदगी ने इतने दुख दिए हैं मुझे, अब मैं खुद भी मरना चाहती हूँ और मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं। क्या दुख है तेरी ज़िंदगी में, मैं हर एक को बताना पसंद नहीं करती। खासी तेज़ लड़की है चरणदास, इसका पूरा ख्याल रखना। ऐसी लड़कियां बहुत तेज़ होती हैं। सर, आप फिक्र ना करें, इंस्पेक्टर चरणदास ने कहा। कल इसे मेडिकल टेस्ट के लिए ले जाया जाएगा। हो सकता है कि यह काम परसों हो क्योंकि कल छुट्टी है। बहरहाल लड़की बहुत तेज़ है, इससे मालूमात हासिल करने के लिए उंगलियां टेढ़ी करना पड़ेंगी। पहले मेडिकल हो जाए और असल बात पता चल जाए, उसके बाद यह खुद ब खुद ज़ुबान खोल देगी, एक और पुलिस अफसर ने कहा। सुनीता खामोशी से उन्हें देखती रही। बहुत देर तक वो उसी तरह के सवालात करते रहे। सुनीता उनके जवाब देती रही। उसने दिल में फ़ैसला कर लिया था कि झुकने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग उसका क्या बिगाड़ सकते हैं। थोड़ी देर तक उसी तरह खामोशी रही, फिर उन्होंने उसे उसी तरह लॉकअप में वापस पहुंचा दिया और सुनीता गहरी सोचों में डूब गई। बाकी रात बड़ी अजीब सी गुजरी, मगर उसे नींद आ रही थी और बदन में थकन सी थी। रात के आखिरी पहर वो सो गई। सुबह जब वो जागी तो उसे अपने बाएं शाने पर कुलबुलाहट का एहसास हुआ और उस एहसास ने उसे बुरी तरह चौंका दिया। वो उठकर बैठ गई। देखा तो बराबर में संदारनी मौजूद थी, नन्हा सा वजूद जिसकी कुल लंबाई 3-3.5 इंच होगी। होंठों पर मुस्कुराहट और आंखों में जिंदगी की चमक थी। सुनीता ने उसे शिकायत भरी नज़रों से देखा और बोली, संदारनी। हाँ सुनीता, मेरी दोस्त, मेरी सखी, ऐसी बातें ना करो, मुझे गुस्सा आ रहा है तुम पर। अरे क्यों, कहाँ थी तुम अब तक? बस ऐसे ही खेलती फिर रही थी, घूमती फिर रही थी, और मेरा पता था तुम्हें कि मैं किस हाल में हूँ। हाँ, क्यों नहीं, और उसके बाद भी तुम मुझे मेरी सखी कहती हो। वो तो मैं हूँ, संदारनी ने कहा और हंस पड़ी। चलो जाओ मेरे पास से, मैं तुमसे बात नहीं करती। मगर क्यों? नाराज़गी की वजह तो बताओ। सारी बातें तुम्हें मालूम है। हाँ वाकई सारी बातें मुझे मालूम है, और जिस वक्त इन लोगों ने तुम्हें गिरफ्तार किया था मैं तुम्हारे साथ थी, और अगर ये लोग तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक करते तो जानती हो कि मैं उनके साथ क्या सलूक करती। वाह, ये तो कोई बात ना हुई। यानी मेरे साथ जो कुछ भी हुआ और उसकी तुम्हें कोई परवाह नहीं, और जो करने वाले थे तुम उनको नुकसान पहुंचाती। ये तुम्हारा बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकते थे सुनीता। मैं तो ये देख रही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग क्या कर सकते हैं।
तुम तमाशा नहीं देख रहे कि अजय और उसके घर वालों का क्या हाल है। मगर हम क्या करते, ये तो हमारा बेहतरीन मशगला है। मगर अब क्या होगा, कुछ भी नहीं। और ये पता नहीं मेरे साथ क्या करने वाले हैं। कुछ भी नहीं करेंगे ये, बस मैं ज़रा तमाशा देखना चाहती हूँ। जी हाँ, अब तो आप तमाशा दिखाएंगे ही। और अगर ये लोग मुझे मारते पीटते तो क्या होता। और जो लोग तुम पर हाथ उठाते, मैं उनके हाथ कंधों से अलग करके बाहर फेंक देती। क्या समझी, मैं हर लम्हा तुम्हारे साथ थी। संदारनी के इन अल्फाज पर सुनीता को जयवर्ती याद आ गई, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। जयवर्ती का वजूद नफ़रतों का हामिल था। उसे देखकर दिल में एक कराहत उभरती थी और उसका माजी याद करके दिल में नफ़रत के तूफ़ान उठते थे। जबकि ये नन्हा सा वजूद अपनी जगह एक अलग ही हैसियत रखता था। सुनीता ने कहा, ये बताओ कि अब क्या होगा। जो भी होगा तुम फिक्र मत करो। भूख लग रही है, अगर लग भी रही हो तो मैं तुम्हारे लिए नाश्ता मंगवाती हूँ। और ये लोग नाश्ता देकर क्या कहेंगे। हाँ, ये बात तो है। खैर छोड़ो, अब ये बताओ कि नींद पूरी हो गई। रात को ठीक से सो भी नहीं सकी। सोना चाहती हो? नहीं, अब क्या सोऊंगी। मुंह हाथ धोना चाहती हो? हाँ, मगर ये लॉकअप के अंदर जो वॉशरूम है उसकी शक्ल देखकर ही घिन आती है। ये लो पानी, संदारनी ने कहा और अपने नन्हे से दोनों हाथ सामने कर दिए। पानी के हसूल का कोई जरिया नहीं था, लेकिन उसके खिले हुए हाथों से पानी की एक मोटी धार बह रही थी और सुनीता हैरत से उसे देख रही थी। अरे चलो, देख क्या रही हो, मुंह हाथ धो लो। और ये पानी कहाँ से आ रहा है? बराह रास्त आकाश से, संधारनी ने जवाब दिया। बहरहाल सुनीता ने मुंह हाथ वगैरह धोया और उसके बाद तरोताज़ा हो गई। संधारनी बोली कि चलो नाश्ता भी कर लो, मैं इन सब की आंखों पर पट्टी बांध देती हूँ जो बाहर टहल रहे हैं। सुनीता हंसने लगी और थोड़ी देर के बाद सामने बेहतरीन भाजी पूरी तरकारी वगैरह रखी हुई थी। सुनीता ने पेट भरकर नाश्ता किया, पानी पिया और उसके बाद बोली, संधारनी तुम्हारी कुव्वतें बेमिसाल हैं। अब ये मेरी नहीं तुम्हारी कुव्वतें हैं। अपने आप को एतमाद दो। सुनीता, मैंने कहा ना कि छोटे छोटे वाक़यात किसी हैसियत के हामिल नहीं होते। मैं तुम्हारे लिए संसार का हर वो काम कर सकती हूँ जो करना मेरे बस में हो। बहरहाल मैं इंसान हूँ, डर लगता है। अब ना डरा करो, याद रखा करो कि संधारनी तुम्हारे साथ है। अब क्या करोगी? तुम तमाशा देखो, जो कुछ मैं कह रही हूँ वही करती जाना। अब मैं तुम्हारे पीछे हूँ, जो मैं बोलूँगी वो तुम समझ लो कि तुमने दूसरों से कहना है, फिर देखती रहना। ठीक है, सुनीता ने जवाब दिया। संधारनी की कुव्वतों से वो अच्छी तरह वाकिफ थी। चुनाचा अब उसके आ जाने के बाद वो पूरी तरह मुतमिन थी। नाश्ते वगैरह से तो फरागत हो गई थी। चुनाचा संधारनी की हदायत पर उसने अपने काम का आगाज़ किया और सलाखों वाले दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। बाहर जो सिपाही टहल रहे थे उसने उन्हें इशारा किया और वो दोनों उसके पास आ गए। क्या बात है? और उनमें से एक ने पूछा, तुम्हारा नाम धर्म सिंह है ना? हाँ है। और तुम मधुलाल हो? सुनीता ने दूसरे सिपाही की तरफ इशारा करके कहा। लगता है कि तुम हमारे खानदान को जानती हो। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? मधुलाल ने पूछा। मधुलाल, तुम्हारा बेटा बीमार है ना, और तुम्हारी बीवी उसके साथ अस्पताल में है। हैं? अरे तुझे कैसे मालूम हुई ये बात? और धर्म सिंह तुम्हारा साला घर से भाग गया है और तुम्हारी बीवी मेके गई है और उन लोगों की हालत खराब है। अरे बाप रे बाप, ये तो ज्ञानी है, मधुलाल ने कहा। ये बता कि तू मेरे बेटे के बारे में कैसे जानती है? मधुलाल ने पूछा। मैं सिर्फ यही नहीं जानती कि तुम्हारा बेटा बीमार है और वो अस्पताल में दाखिल है, बल्कि ये भी जानती हूँ कि उसका इलाज क्या है। अस्पताल में वो ठीक नहीं हो सकेगा, सुनीता ने कहा। असल में उसके अंदर संधारनी बोल रही थी और संधारनी ने सुनीता को ये बात बता भी दी थी। सुनीता की किस्मत भी अजीब थी और कभी कोई उसके अंदर बसेरा कर लेता तो कभी कोई। बहरहाल मधुलाल तो पागल हो गया। उसने कहा कि ऐसी कोई चीज़ है? हाँ, काले नमक का पानी बनाओ, लोटे में भरो और अपने बेटे को ज़बरदस्ती पिलाओ। जितना पिला सकते हो पिला दो, वो ठीक हो जाएगा। काले नमक का पानी? हाँ, मगर की ज़रूरत नहीं है। और तुम सुनो,
धर्म सिंह तुम्हारा साला तुम्हारे घर के सामने जो बाबा रहता है उसके कब्जे में है और उसने उसे अपने घर के तय खाने में बंद कर रखा है। अभी थोड़े दिन के बाद उसे वहां से निकाल कर ले जाएगा। और तुमने भी कभी उस बाबा के बेटे को थाने में बंद कर लिया था, घर के बाहर गंदगी फेंकने की वजह से। हाँ, कर दिया था ऐसा। बस समझ लो कि बाबा ने अपना बदला लिया है और अभी वो उस घर के तय खाने में है। अगर फौरी तौर पर कोशिश करके तुम उसे रिहा करवा लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैं भी जाता हूँ। मगर देवी जी बस ज़्यादा बातें ना करो, जो कुछ मैंने कहा है वो करो। और सुनो, तुम्हारा बेटा ठीक हो जाएगा, तुम्हें भी छुट्टी लेकर जाना चाहिए। दोनों सिपाहियों की जो कैफियत थी वो देखने के काबिल थी। सुनीता दिल ही दिल में हंस रही थी। जब दोनों सिपाही चले गए तो उसने संधारनी से कहा, तुम उन दोनों से जो कहा गया क्या वो बिल्कुल सच है? अगर सच नहीं होगा तो काम नहीं बनेगा सुनीता, संधारनी बोली। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर चरणदास और मरासी ने सुनीता को देखते हुए कहा कि सुनीता, तुमने सिपाही धर्म सिंह और उसके साले के बारे में बताया था। हाँ, बताया था। और उसका साला सामने वाले घर के कैद खाने से बरामद हो गया है। और तुझे उसके बारे में कैसे मालूम हुआ? मुझे तो तुम्हारे बारे में भी मालूम है चरणदास। आज शाम को तुम सेठ राज किशोर से 25,000 रुपये रिश्वत वसूल कर रहे हो। क्या? एएसआई की आंखें हैरत से फैल गईं। अगर तुमने वादे के मुताबिक एएसआई को 8,000 ना दिए तो ये तुम्हारे महकमे के एसपी साहब को उसकी रिपोर्ट करने वाला है और उसने उसके लिए तैयारियां कर रखी हैं। अरे झूठ बोलती है, बकवास करती है। झूठ बोलती हूँ? अच्छा तो फिर दिखा अपनी जेब चरणदास जी को। अरे बाप रे बाप, मर गया, एएसआई घबरा कर बोला। चरणदास ने उसे गिरबान से पकड़ लिया और फिर उसे खूनी निगाहों से देखता हुआ बोला, क्या तूने ये कार्रवाई कर रखी है और जेब में क्या है? वो महाराज चरणदास जी, मुझे 2,000 रुपये मिले हैं। हाँ, और तू कह रहा था कि मेरे पास 500 का नोट भी नहीं है आज, और उस सिलसिले में तूने मुझसे 200 रुपये वसूल किए हैं। चरणदास ने एएसआई से कहा, वो साहब जी असल में। अरे बाप रे, मगर इससे ये सारी बातें कैसे मालूम हुई? चरणदास का दिमाग फिर घूम गया और उसने पलट कर सुनीता को देखा और बोला, मगर आपको ये बातें कैसे मालूम हुई देवी जी? मुझे तो ये भी मालूम है चरणदास जी कि आपको अपनी बीवी के किरदार पर शुबा है। खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए, भगवान के लिए खामोश हो जाइए। चल तू चल यहाँ से। चरणदास ने एएसआई को वहाँ से भगा दिया। एएसआई हंसता हुआ वहाँ से चला गया। चरणदास ने सुनीता को देखते हुए कहा, देवी जी आपको ये सब कैसे? अरे मैं क्या नहीं कर सकती, सब कुछ मालूम है मुझे। मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें डीएसपी की बजाय बराह रास्त एसपी भी बनवा सकती हूँ। तुम्हारे पेपर आ गए हैं और तुम्हारा ख्याल है कि तुम डीएसपी बनाए जा सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारे 3 मुखालफ तुम्हारी सख्त मुखालफत कर रहे हैं। ये मैं ही हूँ जो उनकी मुखालफत ख़त्म करा के तुम्हें तरक्की दिलवा सकती हूँ। बल्कि जैसा कि मैंने कहा, तुम्हें फ़ौरन मिनिस्टर से कहकर डीएसपी की बजाय एसपी बनवा सकती हूँ। समझते हो क्या हो तुम मुझे? जय हो देवी जी की, जय हो देवी जी की। अगर आप मेरे लिए ऐसा कर सकती हैं तो मैं हाँ मैं ऐसा कर सकूंगी तुम्हारे लिए। मगर तुम कितना अच्छा सलूक कर रहे हो मेरे साथ। लाकअप में बंद हूँ, ज़मीन पर उठना बैठना पड़ रहा है। और उसके बाद अरे शंकर, ओ शंकर इधर आ। इंस्पेक्टर ने फौरन एक सिपाही को आवाज़ दी और जब वो करीब आया तो चरणदास बोला, जा चाबी ला लाकअप की, जल्दी ला बेवकूफ़ कहीं के। और थोड़ी देर के बाद सुनीता को लाकअप से निकाल लिया गया और इंस्पेक्टर उसको साथ लिए हुए अपने ऑफिस में पहुंच गया। बैठ जाइए देवी जी, मैं आपके लिए कुछ मंगवाता हूं। नहीं, कुछ मत मंगवाओ मेरे लिए, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ मंगवा सकती हूं। बोलो क्या चाहते हो आप क्या मंगवा सकती हैं? हाँ ये लो, सुनीता ने कहा। संधारनी अपना काम कर रही थी। चांदी का एक खूबसूरत थाल सामने था और उसमें मिठाई और शरबत रखा हुआ था। इंस्पेक्टर की आंखें तो शिद्दत हैरत से फैल गईं और उसके मुंह से तरह तरह की आवाज़ें निकलने लगी। तो सुनीता ने कहा, अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा कि मैं जो कुछ कह रही हूँ वो सच है, और तुम्हें यह भी यकीन आ जाना चाहिए कि मैं तुम्हें क्या से क्या बनवा सकती हूँ। देवी जी ये तो बिल्कुल ठीक है, मगर मुझे बताइए कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तुम्हें मेरी क्या सेवा करनी चाहिए, बताओ। सुनीता की आवाज़ में संधारनी बोली, मैं क्या बताऊं देवी जी?
किसी अच्छे से होटल में मेरे लिए एक कमरा हासिल करो और मुझे वहां पहुंचा दो। कर सकते हो ये? देवी जी, आप पर कत्ल का इल्ज़ाम है। बड़े बड़े अफसरान आपके लिए काम कर रहे हैं। मेरी तो मौत ही आ जाएगी। जब तुम जानते हो कि तुम्हें एसपी बनवा सकती हूँ तो तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या वहाँ से निकलने में तुम्हें कोई परेशानी होगी? मैं सब ठीक कर सकती हूँ। और सुनो, जिस तरह ये तमाम चीज़ें तुम्हारे सामने आई हैं, क्या इस तरह ये यहाँ से गायब नहीं हो सकती? जय महादेवी, जो भगवान की मर्जी होगी। मैं आपको आपकी पसंद के मुताबिक पहुंचाने के लिए तैयार हूं, लेकिन भगवान के लिए आप मेरी मदद करें। मैंने आप पर मुकम्मल भरोसा कर लिया है। उसके बाद संदारनी का कहा बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। इंस्पेक्टर बड़े एहतमाम से उसे एक आला दर्जे के होटल में ले गया। वहाँ एक कमरा हासिल करके उसने सुनीता को वहाँ ठहरा दिया और बोला, देवी जी, सुबह शाम आपके पास हाजिरी दिया करूँगा। भगवान चाहे तो मैं उन मुश्किलात हालात से निकल जाऊँगा। ठीक है, जाओ, कोई तुमसे कुछ नहीं पूछेगा, ये मैं कह रही हूँ, सुनीता ने कहा। और थोड़ी देर के बाद इंस्पेक्टर रुखसत हो गया। फिर संदारनी नमूदार हुई। वो कहके लगा रही थी और सुनीता उन कहकों में खोई हुई थी। फिर संदारनी ने कहा कि सुनीता, देखा तुमने मेरा कमाल? यही कहा था ना मैंने तुमसे। संदारनी, इसमें कोई शक नहीं कि तुम बेमिसाल हो, लेकिन इंस्पेक्टर बेचारा तो मारा जाएगा।